से आने के बाद काफी देर तक घर की घंटी बजाता रहा, पर दरवाजा नहीं खुला। क्या हुआ? ऐसा तो कभी नहीं होता था। माँ पापा 1 महीने के लिए गांव गए थे, पर तानी तृष्णा और नौकरानी मीना तो घर पर ही होना चाहिए। उन्होंने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर उसे लगा शायद तीनों कहीं पड़ोस में या शॉपिंग करने चले गए होंगे। ये सोचकर उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला। साथ ही तृष्णा को फोन लगाने लगा, पर फोन की रिंगटोन घर के अंदर से ही सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से अंदर गया तो देखा तानी और मीना दोनों ही घर के अंदर नहीं थीं। तृष्णा बेडरूम में फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके फोन पर एक गाना चल रहा था जो शायद रिपीट में लगा हुआ था। शिशिर परेशान हो गया। उसने गाने को बंद किया, जल्दी से अपना बैग फेंका और तृष्णा को गोद में उठाकर बिस्तर पर रखा। उसका चेहरा और आंखें सूजी हुई थीं। ऐसा लगा वो काफी देर तक रोई थी। उसने उसके चेहरे पर ऊपर पास रखे जग से लेकर पानी की कुछ बूंदें डाली, पर वो नहीं उठी। फिर उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके उन्हें सब बताकर जल्दी घर पर आने को कहा। उसके बाद उसने मीना को फोन लगाया तो उसने बताया वो तानी को लेकर उसके दोस्त के घर खेलने को लेकर गई है। शिशिर ने उसे वापस आने को कहा। शिशिर ने तृष्णा के हाथों को छुआ तो वो काफी ठंडे लगे। शिशिर जल्दी जल्दी उसके हाथों को अपनी हथेलियों से मलने लगा और उसे गर्मी पहुंचाने की कोशिश की। तब तक तानी और मीना घर आ गए। तानी मम्मा को ऐसे देख डर गई। पापा, मम्मा को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, वो सो रही हैं। जाओ तुम मीना दीदी से दूध मांग कर पी लो और उनसे कहो एक बर्तन में गर्म पानी और साफ कपड़ा लेकर आएं। ओके पापा। थोड़ी देर में मीना पानी लेकर आ गई। शिशिर ने कपड़े को भिगाकर तृष्णा के चेहरे, हाथों और पैरों को अच्छे से पोंछा। तब तक डॉक्टर आ गए। उन्होंने उसका चेकअप किया और एक इंजेक्शन लगा दी। फिर शिशिर को दवा की पर्ची थमाते हुए कहा, अभी तो दवा दे दी है, 2-3 घंटे में होश आ जाएगी। उसके बाद कुछ खिलाकर इसमें लिखी दवाइयाँ लाकर दे दीजिएगा। पर एक बात बताइए, क्या वो कुछ टेंशन में थी जो अचानक बेहोश हो गई, जो सामान्यतः हाइपर टेंशन की वजह से होता है? नहीं तो डॉक्टर, ऐसा कभी लगा ही नहीं। हाँ, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, पर मुझे लगा वो शायद उसके वर्क प्रेशर की वजह से होगा, तो इतना ध्यान नहीं दिया। हम ठीक है। ये एक मनोचिकित्सक का नंबर है, बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। एक बार हो सके तो कल मिल लीजिए इन्हें साथ में ले जाकर, और अभी के लिए इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर ने शिशिर को एक विजिटिंग कार्ड थमाते हुए कहा, जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। शिशिर ने कार्ड जेब में रख ली और डॉक्टर को छोड़ने बाहर चला गया। उसने अपने बॉस को कल की छुट्टी लेने का मैसेज मोबाइल पर भेज दिया और दवा लेने चला गया। फिर वापस आने के बाद वो तृष्णा का हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी ओर देखने लगा। क्या हो गया तुम्हें तृष्णा? प्लीज होश में आ जाओ। मीना ने तब तक खाना बना लिया था। वो उसे डिनर के लिए पूछने आई। शिशिर ने उसे बस चाय बना लाने को कहा और खुद कपड़े बदलने चला गया। वापस आकर उसने चाय ले ली और तानी और मीना को खाना खाकर सो जाने को कहा। उनके कमरे में जाने के बाद वो खुद भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। तृष्णा को धीरे से उसने अपनी बाहों में भर लिया और उसके थके हुए चेहरे की ओर देखने लगा। उसे देखते हुए उसकी भी आंख लग गई थी। रात करीब 12 बजे तृष्णा को होश आया और उसने खुद को शिशिर की बाहों में पाया। कुछ देर वो उसका सोता हुआ चेहरा निहारती ही रही। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया और वो उसकी बाहों से छूटने का प्रयास करने लगी। उसके इस तरह हिलने से शिशिर की नींद खुल गई और उसे होश में देखकर राहत भरी सांस छोड़ते हुए उसने उसे और भी करीब जकड़ लिया। तृष्णा खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करके थक गई तो उसके सीने में सिर छुपाकर बेबसी से रोने लगी। शिशिर उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ तृष्णा, क्यों रो रही हो और कैसे बेहोश हो गई तुम? तृष्णा ने कुछ नहीं कहा, बस रोती ही रही। उसकी हिचकियों से उसका बदन कांप रहा था। शिशिर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसके होठों को हल्के से अपने होठों से छूते हुए कहा, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं समझ नहीं पाऊंगा त्रिस, और तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। प्लीज कुछ तो कहो। तृष्णा ने रोना बंद कर दिया, पर वो अब भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। शिशिर उठकर खाना ले आया और उसे बिठाकर खिलाने लगा, फिर उसे दवा दे दी। तृष्णा अपनी प्रकृति के विपरीत सब कुछ चुपचाप बच्चों की तरह उसकी बात मान रही थी। शिशिर ने उसे वापस लेटा दिया और खुद भी खाना खाने लगा। तृष्णा उसे ही देख रही थी जिसे शिशिर महसूस कर रहा था, पर उसने उसे टोकना उचित नहीं समझा, इसलिए खाना खाता रहा। फिर थाली रखकर वो भी उसके पास आ गया। वापस उसे अपनी बाहों में लेकर उसने आंखें बंद कर ली।
ताकि तृष्णा रिलैक्स रह सके। तृष्णा अब भी बस उस पर ही नजरें टिकाए हुए थी। थोड़ी देर में दवाओं के असर से वो फिर नींद में चली गई। उसकी भारी सांसों की आवाज सुनकर शिशिर ने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से उसके माथे पर एक चुंबन दिया और कहा, मैं कल ही तुम्हें मनोचिकित्सक के पास ले जाऊंगा और जो भी गलत हुआ या हो रहा है उसे सही करूंगा। तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता त्रिस। थोड़ी देर में वो भी सो गया। सुबह जब शिशिर की नींद खुली तो तृष्णा को बिस्तर पर नहीं पाया। बाहर आया तो रोज की तरह मीना को रसोई के कामों के बारे में बता रही थी और साथ ही तानी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। पर रोज की तरह ना ही उसके आवाज में खनक थी और ना ही हमेशा दिखने वाली मुस्कान। उसने मीना से कहा, मीना तुम तानी को तैयार करके कुछ हल्का नाश्ता बस तैयार कर लो। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। दीदी और मैं कहीं बाहर जाएंगे। तानी के ऑनलाइन क्लासेस तुम संभाल लेना आज। जी भैया, कहकर मीना तानी को अपने साथ बाथरूम में ले गई। कहाँ जा रहे हैं हम? मेरी छुट्टी नहीं है आज। तृष्णा ने धीरे से कहा, नहीं है तो ले लो, आज तुम बस मेरे साथ रहोगी। शिशिर इस तरह से अचानक, मेरी मीटिंग भी है आज। शिशिर ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अपनी टीम में किसी और को अटेंड करने को कह दो। पहले भी तो कर चुकी हो ना ऐसा, प्लीज बीबी मान जाओ। ओके, तृष्णा ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, नाउ दैट्स लाइक ए गुड वाइफ। अब जल्दी तैयार हो जाओ और मेरी पसंदीदा ब्लू साड़ी पहनना। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। शिशिर तृष्णा को हैरान खड़ी छोड़कर नहाने चला जाता है। बाहर आकर देखा तो तृष्णा आईने के सामने खड़ी साड़ी के पल्लू को पिन अप करने की कोशिश कर रही थी। शिशिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था तृष्णा की ये सबसे बड़ी मुश्किल थी साड़ी पहनने में, और वो ही हमेशा उसकी मदद करता था। उसने उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैं मदद करूं। फिर उसके हाथ से पिन लेकर उसे पीछे से आईने में देखते हुए पिन लगाने लगा। उसे महसूस हुआ जो तृष्णा इन पलों में बिल्कुल शर्मा कर सिहर उठती थी, आज उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट सा गया है। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे से ही अपने सीने से लगा लिया और बालों को हल्का सा चूमकर कमरे से बाहर चला गया। तृष्णा भी थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आ गई। शिशिर ने उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखा, पर तृष्णा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों नाश्ता करते हैं, फिर शिशिर उसे दवा देता है और मीना और तानी को बाय बोलकर उसके साथ बाहर आ जाता है। फिर वो और तृष्णा कार में बैठ जाते हैं। शिशिर कार चलाते हुए तृष्णा को बीच बीच में देख रहा था, जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने एफएम ऑन कर दिया, जिस पर अगर तुम साथ हो गाना चल रहा था। तृष्णा का ये पसंदीदा गाना था, पर हमेशा की तरह आज वो इसे गुनगुना नहीं रही थी। कुछ देर में शिशिर एक आइसक्रीम पार्लर देखकर कार रोकता है और तृष्णा की पसंदीदा आइसक्रीम ले आता है। तृष्णा उसे चुपचाप खा लेती है। शिशिर को उसकी चुप्पी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये आइसक्रीम तो वो बिना वाह वाह किए कभी खाती ही नहीं थी। शिशिर फिर से कार चलाने लगता है और डॉक्टर सविता, जो एक जानी पहचानी मनोचिकित्सक थी, उसके क्लिनिक पहुंचता है। कार रोककर वो उतरता है और तृष्णा की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे भी उतरने को कहता है। तृष्णा उतर जाती है। शिशिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाता है और रिसेप्शन में तृष्णा की एंट्री करवाकर अपनी बारी का इंतजार करता है। थोड़ी देर में तृष्णा का नाम पुकारा जाता है और शिशिर उसका हाथ पकड़कर डॉक्टर की केबिन की तरफ बढ़ जाता है। डॉक्टर सविता एक बहुत ही खुशमिजाज सी व्यक्तित्व की थी। उसने तृष्णा का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया और सामने रखी कुर्सियों पर दोनों को बैठने को कहा। शिशिर ने उन्हें पिछली रात की घटना और आज के उसके व्यवहार के बारे में बताया। ये भी बताया आजकल वो ज्यादा गुस्सा करने लगी थी, जिसे वो नॉर्मल ही रोजमर्रा की टेंशन समझकर नोटिस नहीं किया। जब तक शिशिर उन्हें ये बातें बता रहा था, डॉक्टर की आंखें तृष्णा पर ही जमी हुई थी। वो शिशिर की हर बात पर उसके रिएक्शन को नोट कर रही थी। उसके रिफ्लेक्सेस उन्हें साफ दिख रहे थे। शिशिर की बात खत्म होने पर उन्होंने उसे बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। शिशिर तृष्णा के हाथ पर हाथ रखकर थोड़ा दबाया और कहा, मैं बाहर ही हूँ। तृष्णा ने अपना सिर हिला दिया और वो बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद डॉक्टर ने तृष्णा से पूछा, कैसा लग रहा है आपको अब? ठीक हूँ। क्या हुआ था कल और कैसे हुआ? शिशिर से तो सुन चुकी हूँ, पर अब आपसे आपके बारे में सुनना चाहती हूँ। कब शुरू हुआ इस तरह की टेंशन आपको? तृष्णा की नजरें नीचे झुकी हुई थीं, पर उसका हाथ टेबल पर रखे पेपर बेड पर था, जिसे वो घुमा रही थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। शिशिर कहाँ है? मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए?
क्या मैं उन्हें पागल दिख रही हूँ? डॉक्टर तृष्णा के मन के विचारों से अनभिज्ञ नहीं थी। उन्होंने कहा, बहुत लोगों का आज भी मानना है कि मनोचिकित्सक के पास सिर्फ पागल ही जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कोई तो उन्हें समझे, उसके अंदर के गिरोह को खोले, उसको बिना जज किए हुए उसे अच्छी सलाह दे, तो बस उसके लिए भी हम हैं। तो अब आप शांत हो जाइए और बताइए अपने बारे में। तृष्णा अब भी चुपचाप पेपर बेड को घुमा रही थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर किसी अजनबी के सामने खुलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी डॉक्टर ने उसके पेपर बेड वाले हाथ पर अपना हाथ रख दिया और पूछा, बताओ, कॉलेज में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? तृष्णा के चेहरे पर एक चमक आ गई। सिरिन, उसने कहा। क्या सब कुछ शेयर करती थी उससे? हाँ, अपना दुख, अपनी खुशी, सब कुछ। उसकी बातें एक छल्ले की तरह होती थीं, जो सारी तकलीफों को दूर ले जाती थीं, और वो किसी को मेरी बातें नहीं बताती थी। डॉक्टर ने अब उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करो और मुझे सिरिन समझो, जो तुम्हारे सबसे करीब थी। यकीन करो, तुम्हारी बातें कहीं बाहर नहीं जाएंगी। तृष्णा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुर्सी पर पीठ टिका दी। उसकी आंखों से आंसू बह चले। कहाँ से शुरू करूं? सब कुछ, जो भी तुम्हारे मन में दबा है, अच्छा बुरा सब। तृष्णा ने लंबी सांस छोड़ी और यादों के गलियारे में भटकने लगी। तृष्णा एक बिल्कुल अल्लड़, खुश मिजाज, बेपरवाह सी लड़की। माँ बाप ने बचपन से ही बता दिया था, लक्ष्य चाहे आसमान छूने का रखो, कोई बात नहीं, पर प्रेम में मत पड़ना, क्योंकि शादी अपनी ही बिरादरी में करनी है। तो बस सोच लिया, बेटा, ये रोमांस वोमांस से दूर ही रहना है, और इंजीनियर बनने तक जल्दी से ही बनकर रही। लड़कों की तरह रहना, लड़कों की तरह लड़ना। कोई बदतमीजी करे तो वहीं उसकी क्लास लगाने में माहिर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बात कब लात तक पहुंच जाती पता नहीं चलता। फिर एक सामान्य लड़की की तरह माँ बाप ने शादी करा दी। बहुत बड़ा सरकारी अफसर था शिशिर। लड़के से बस 2 ही बार मिली थी, वो शादी से पहले, और मिलना भी क्या, बस देखना भर था। एक रिश्ता करवाने के समय और एक सगाई के समय। पूरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच सो ज्यादा समझने का मौका ही नहीं मिला। बस देखकर लगा गंभीर प्रवृत्ति का है। मोहब्बतें के अमिताभ की टैप, सांवली सी सूरत, आंखों पर मोटा चश्मा। उसे लगा चलो अच्छा ही है, ज्यादा रोमांटिक नहीं है, नहीं तो मेरे जैसी झल्ली से निभेगी ही नहीं। शादी का मुहूर्त सगाई के 10 दिन बाद ही निकल गया, क्योंकि दूल्हे राजा को पीएससी की तैयारी करनी थी। अगर अभी मुहूर्त टला तो फिर परीक्षा के बाद ही, जो कि 6 महीने बाद थी, शादी होगी। अब तृष्णा के माँ बाप पर जल्दी से जल्दी गंगा नहाने का भूत सवार था, और इतना अच्छा रिश्ता कहीं टूट न जाए, इसलिए चट मंगनी पट विवाह की कहावत को चरितार्थ करते हुए शादी के लिए तैयार हो गए। तृष्णा को पता चला वहाँ से अभी भी परीक्षाओं में लगे हैं, मतलब पूरे किताबी कीड़े भी हैं। हाँ, तो शादी में जो झाम झमेला होता है वो सब खत्म कर आ गई तृष्णा अपने पिया के घर। शिशिर तृष्णा को माँ के पास छोड़ बाहर मेहमानों के लिए खाने पीने की तैयारी करवाने चला गया। तृष्णा सारे रिश्तेदारों के बीच अकेली रह गई। सासू माँ सबसे रिश्ते जुड़वाती गई, और वो पैर छूने के काम में अपनी कमर तोड़वाती गई। एक तो शादी की थकान और गर्मी, उस पर चेहरे और मांग में भरा हुआ सिंदूर, वो भारी भरकम साड़ी और गहने उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। उस पर सासू माँ ने सबको बताया, बहू गाना बड़ा अच्छा गाती है। बस फरमाइशों की कतार लग गई, पर करती भी क्या, नई नवेली दुल्हन थी। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन को मानते हुए हंसते हुए कुर्बान हो रही थी। दोपहर से सिर सबको खाने के लिए बोलने को कमरे में आया, पर नई नवेली पत्नी पर बिना एक नजर डाले बाहर चला गया। तृष्णा को बुरा लगा। अरे, रोमांटिक ना होना एक बात है, पर बीबी की चिंता भी तो गृहस्थ धर्म का हिस्सा है। पर शायद सासू माँ को दया आ गई, और आखिरकार उन्होंने बोला, बेटा, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए यहीं भिजवा देंगे, तब तक तुम आराम कर लो। वो सब बाहर चले गए, और तृष्णा कमरे के दरवाजे को हल्का सा बंद करके लेट गई। थकान की वजह से पता ही नहीं चला वो कब नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर में उसे ऐसा लगा जैसे उसके पापा उसके सामने आए हैं और कह रहे हैं, बहुत थक गई क्या, उठो, गर्मा गर्म खाना लाया हूँ, खा लो। और ये कहकर उन्होंने माथे पर प्यार भरा चुंबन दिया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुनमुनाई और करवट बदलकर सो गई।
तभी उसे एक चुंबन अपने होठों पर भी महसूस हुआ और वो झट से आंखें खोल उठ गई। कमरे में काफी अंधेरा हो गया था और वो शख्स का चेहरा नहीं देख पाई। तृष्णा को एहसास होता है वो शख्स अभी भी बिस्तर के किनारे पर बैठा हुआ है। वो कूदकर बिस्तर पर से उतर जाती है और कसकर उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लेती है। साले ठरकी, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, लड़की देखी नहीं कि लपक लिए, पर तुझे पता नहीं आज किससे पंगा लिया है तूने, निकालती हूँ तेरी सारी गर्मी अभी, कहकर उसके नाक पर एक घूंसा लगाने ही वाली थी कि वो शख्स जल्दी से अपना कॉलर छुड़ाकर कमरे की लाइट ऑन कर देता है और झुंझलाते हुए कहा, तृष्णा मैं हूँ सिसिर, तुम्हें खाना खिलाने आया था। तृष्णा को तो जैसे सांप सूंघ गया, उसका हाथ आश्चर्य से अपने मुंह पर चला गया और उसने अपनी आंखें नीची कर ली। 2 मिनट दोनों से कुछ बोलते न बना। फिर तृष्णा ने कहा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और वो नजरें नीचे किए ही अपनी अटैची से तौलिया निकालकर बाथरूम भाग गई। दरवाजे को अंदर से लॉक करके वो उसके सहारे ही टिक कर खड़ी हो गई। ये क्या कर दिया उसने, कहीं सिसिर ने सबको ये बात बता दी तो माँ पापा की कितनी बदनामी होगी। पर गलती तो उसकी भी थी, कोई अकेली सोती हुई लड़की के साथ ऐसा करता है क्या। पर वो कोई और तो नहीं था, उसका पति था। जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, अनायास ही उसे वो उन क्षणिक अंतरंग लम्हों की याद आ गई और उसकी उंगलियां अपने होठ और ललाट पर चली गईं। उसे ऐसा लगा अब भी सिसिर के होठों की छुअन वही थी। उसने बढ़कर आईने में खुद को देखा और उसके पूरे शरीर में एक रोमांच सा भर आया। सामने आईने में उसे वो झल्ली तृष्णा दिखी ही नहीं, ये कोई और थी। मांग में भरा सिंदूर और चेहरे पर छाई लालिमा ने उसे चिर परिचित अक्स को ढक दिया था। इस नई तृष्णा से तालमेल बिठाना उसे मुश्किल लग रहा था। श्रीमती जी अंदर भी सो गई क्या, पता नहीं आजकल की लड़कियों को अपने पति को भूखा रखने में क्या मजा आता है। बाहर से सिसिर की आवाज आई, कहकर जल्दी जल्दी फ्रेश होकर बाहर आई। अरे तुमने अपना चेहरा और गला नहीं धोया, पूरी सिंदूर से भरा हुआ है, तुम्हें तकलीफ होती होगी, जाओ धो लो। सिसिर ने कहा, शादी का सिंदूर है, धो सकती हूँ क्या, अभी किसी ने कुछ कहा तो। तृष्णा, ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए थे। पहले जब ऐसे रिवाज थे तो इसे स्त्रियां सामान्य मानकर अपनाती होंगी, पर आज की स्त्रियां इसे नहीं अपना सकेंगी क्योंकि उन्हें इन सब की आदत नहीं है। इसलिए जाओ और धोकर आओ। किसी ने कुछ कहा भी तो फिर से थोड़ा सा लगा लेना। तृष्णा अच्छे से चेहरा साफ करके वापस आई। अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। बाथरूम से बाहर आकर देखा तो सिसिर ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया, तृष्णा ने घबराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस सोचा लोग सुहागरात मनाते हैं, क्यों ना हम सुहाग शाम मना लें। सिसिर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खेल रही थी। अरे बाबा डरो मत, बस तुम रिलैक्स होकर खाना खा सको इसलिए किया। अब खाना खाएं, सच में मुझे बहुत भूख लगी है। तृष्णा सच में थोड़ी रिलैक्स हो गई। हाँ, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या क्या है खाने में, कहकर वो धप्प से बिस्तर पर बैठ गई और थाली अपनी तरफ खींचकर दाल चावल मिलाकर बड़े बड़े कौर खाने लगी। तभी उसकी नजर सिसिर पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। उसके हाथ रुक गए। आपने भी खाया नहीं अब तक, आपकी थाली कहाँ है, ले आइए। सोचा तो था खा लूं, पर फिर लगा आज अकेले खा लिया तो बीबी जिंदगी भर ताने मारेगी। बहुत बार आकर देख गया कि अब उठेगी अब उठेगी, पर सासा सुनने लगता है कुंभकर्ण से शादी कर दी मेरी। सोने में भी और खाने में भी एक ही प्लेट लेकर आया था कि दोनों के लिए काफी होगा। अब तो बाहर खाना भी खत्म हो गया होगा। पहले ही दिन पति को भूखा रख रही हो, पता नहीं आगे जिंदगी कैसे कटेगी। सिसिर ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा तो तृष्णा ठा के मारकर हंस पड़ी। फिर कहा, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं, भूख बहुत जोर से लगाई थी तो ध्यान नहीं रहा, इतनी भी कुंभकर्ण नहीं मैं। ये खाना सच में बहुत ज्यादा है मेरे लिए, आइए बैठकर खा लीजिए। तृष्णा थाली नीचे बिस्तर पर रखकर एक तरफ खिसक गई। सिसिर भी बिस्तर पर ही बैठकर साथ में खाने लगा। अचानक खाते खाते सिसिर ने बाएं हाथ से तृष्णा के कौर भरे हाथों को थाम लिया और कहा, तृष्णा क्या मुझे अपने हाथों से खिलाओगी प्लीज। तृष्णा सिहर सी गई। उसके लिए ये सब एक नया एहसास था। उससे कुछ कहते ना बना, बस चेहरे पर फिर से लालिमा छा गई और उसने अपना कौर भरा हाथ सिसिर की तरफ बढ़ा दिया। सिसिर ने जानबूझ उसकी ओर देखते हुए धीरे धीरे उस कौर को खत्म किया। तृष्णा की पलकें बिल्कुल नीचे जम सी गई थीं। बस बस, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, वो मुझे तुम्हारा मिक्स किया हुआ खाना ज्यादा अच्छा दिख रहा था तो मांग लिया। सिसिर ने उसे शर्म से उबारने की कोशिश करते हुए कहा और तृष्णा उसे घूरने लगी। हाँ, ये बड़ी बड़ी आंखें,
डुबो ना दे मुझे। शिशिर ने सीने पर हाथ रखते हुए आह भरी। तृष्णा ने झट से नजरें नीची कर लीं और शिशिर हंसता हुआ बाथरूम की ओर हाथ धोने चला गया। तृष्णा ने भी बचा हुआ खाना जल्दी जल्दी खत्म कर लिया और थाली रसोई में रखने को दरवाजा खोलने लगी। तभी शिशिर ने उसकी सिटकनी पर रखे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर भागने की? और दूसरे हाथ से थाली लेकर पलंग के नीचे सरका दी। जाओ बाथरूम में हाथ धो लो, उसने कहा। तृष्णा बाथरूम में चली गई। हाथ धोते हुए खुद को फिर से आईने में देखा। सर पर हाथ मारते हुए खुद से कहा, तृष्णा हो क्या गया तुझे? कहाँ तू हमेशा बेपरवाह सी लड़की थी, फिर क्यों उसकी हर बात पे प्रतिक्रिया दे रही है, वो भी इस तरह? सुधर जा, इससे पहले कि ये इंसान तुझे पागल कर दे। और ये शिशिर को भी क्या हो गया है? कहाँ तू इतना सीरियस लग रहा था और कहाँ इसके मिजाज ही खत्म नहीं हो रहे हैं और इतना रोमांटिक। हे भगवान, तृष्णा तू तो गई। अरे भाग्यवान, मुझसे बात करने के लिए बाहर जाने से रोका था, खुद से नहीं। शिशिर जो बाथरूम के दरवाजे पर ही जाने कब से खड़ा था ने कहा। तृष्णा चौंक उठी और बाथरूम से निकल आई। शिशिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और उसके नीचे लटक रहे पैरों को हल्के से सहारा देकर ऊपर कर दिया। फिर खुद भी वहीं बैठ गया। तृष्णा की आंखें फिर नीचे झुकाई थीं। तृष्णा, बहुत थक गया हूँ, क्या तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेट सकता हूँ? शिशिर ने उसके कानों के पास मुंह लाकर धीरे से कहा। तृष्णा के कुछ जवाब देने से पहले ही उसने आगे कहा, वो क्या है कि अभी 1 घंटे पहले तुम्हारा शेरनी वाला रूप देख चुका हूँ, तो सोचा पहले इजाजत ले लेता हूँ, वरना शादी के पहले ही दिन अस्पताल नहीं पहुँचना चाहता। तृष्णा ने उस वाक्य को याद करके अपनी जीभ दांतों तले दबा लिया और हाँ में सिर हिला दिया। शिशिर तृष्णा का एक हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी गोद में लेट गया और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर अपने बालों पर रख दिया। तृष्णा की उंगलियां उसके बालों में उलझने लगीं। शिशिर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर ऐसे ही बीत गए। तृष्णा की नजर अब उसके चेहरे पर फिसलने लगी। उसका चौड़ा ललाट, उसकी नाक, उसके होठ, उसकी सांसें, सब कुछ उसके बहुत करीब थे। तृष्णा के ऊपर एक मदहोशी सी छा रही थी। तभी शिशिर ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। इतना घूरोगी तो कैसे सो पाऊंगा? तृष्णा को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ गई हो। उसने अपनी नजरें झुका दी। शिशिर ने उसके हाथ को और भी अपने सीने के करीब रखकर दोनों हाथों से जकड़ लिया और आंखें फिर से बंद कर लीं। तृष्णा, ये सच है कि मैंने तुम्हें सोते हुए अपने होठों से स्पर्श किया था। मुझे माफ करना, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम इस तरह भारी भरकम गहने साड़ी सिंदूर में सोई हुई प्यारी सी दिख रही थी। तुम्हारा थकान से कुमलाए हुए चेहरे से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। बहुत कोशिश की थी खुद को रोकने की, पर फिर अचानक मन में आया तुम मेरी पत्नी हो और मेरा हक है तुम्हारे शरीर पर। बस फिर सही गलत का भेद ही भूल गया और ये कर गया। पर वो मेरी भूल थी। मैं समझता हूँ तुम्हारे शरीर से इतर एक मन है जिस पर मुझे पहले अधिकार पाना है। तुम्हारी ही तरह मैं भी पहली बार ये सब महसूस कर रहा हूँ। हाँ, शायद मैं पुरुष हूँ तो खुलकर अपनी बातों और चाहतों को रख रहा हूँ, पर तुम्हारे मन में कुछ हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक पति से पहले एक दोस्त बन पाऊं। बोलो, करोगी ना ऐसा? हाँ, तृष्णा ने अपना सर हिला दिया। और एक बात कहनी थी। आज सुबह जब तुम सब रिश्तेदारों के बीच में थकान से भरी हुई बैठी थी, तो मैंने देखा था तुम्हें अपनी तरफ देखते हुए, जैसे मदद की आस लगाए बैठी हो, पर मैंने जानबूझकर इग्नोर किया। शिशिर के इतना कहते ही तृष्णा की उंगलियां जो शिशिर के बालों में फिसल रही थीं, रुक गईं। शिशिर ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, पर जानती हो, ये रिश्तेदार सिर्फ आज के लिए ही हैं, फिर शायद सालों साल नहीं मिलेंगे। उनके पास रहेंगी बस तुम्हारी यादें कि इतनी पढ़ी लिखी इंजीनियर होकर भी शिशिर की बहू कितनी अच्छी थी, और मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे उनका दिल टूटे। मुझे अच्छा लगा कि तुमने उस विश्वास को बरकरार रखा, सो उसके लिए थैंक यू। ये कहकर उसने उसका हाथ धीरे से चूम लिया। तृष्णा की उंगलियां फिर से शिशिर के बालों में खेलने लगीं और शिशिर ने फिर से आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर सब कुछ शांत था, सिवाय तृष्णा और शिशिर की धड़कनों के जो एक अलग ही साज बना रहे थे। तभी शिशिर ने कहा, तृष्णा, जिस आवेग में मेरे होठों ने तुम्हारे होठों को स्पर्श किया, सोचा था कि ये उन्माद इसके बाद शांत हो जाएगा, पर जाने क्यों ये प्यास कम होने के बजाय और बढ़ गई। पर मैं अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम्हारा दिल स्वयं इसकी इजाजत ना दे। शिशिर की बातें सुनकर तृष्णा के दिलो दिमाग में जैसे भूचाल आ गया। क्या करे? दिल ने कहा, सच्ची तो है,
जब पति पत्नी बन गए हैं तो इस दूरी की क्या जरूरत। दिमाग ने कहा, बेटा इन सब चक्करों में पड़ी तो लुटिया डूबी समझो। इन दोनों के झगड़ों के बीच तृष्णा की नजर शिशिर की शांत और सांवले चेहरे पर पड़ी, जिसकी आंखें अब भी बंद थीं, पर चेहरे पर हल्की स्मृति की छाया सी दिख रही थी और वो दिलो दिमाग के द्वंद्व को भूल गई। उसने भी अपनी आंखें बंद की और उस चेहरे पर झुक सी गई। शिशिर तो तृष्णा की आशा के बिल्कुल विपरीत निकला। तृष्णा अब भी शिशिर के चेहरे पर झुकी हुई थी। शिशिर अपने माथे पर उसके होठों के स्पर्श को महसूस कर रहा था। उसने अपना हाथ उसके सर के पीछे लगाया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठ ऊपर कर लिए और प्रेम सुधा का रसपान करने लगा। तृष्णा एक पल के लिए कसमसाई, फिर शांत हो गई। वो दोनों इस अंतरंग पलों को जी रहे थे कि किसी ने दरवाजे के बाहर से खटखटाया। तृष्णा झट से शिशिर का सिर बिस्तर पर पटक कर नीचे खड़ी हो गई। उसके होंठ थरथरा रहे थे। शिशिर ने खींचते हुए अपनी आंखें खोली और लेटे हुए ही पूछा, कौन है? भैया मैं हूँ। माँ ने आप दोनों को नहा धोकर नीचे बुलाया है। माता रानी के मंदिर जाना है, माथा टेकने को। जल्दी आ जाइए। ये शिशिर की छोटी बहन मृणाल की आवाज थी। हाँ आ रहे हैं। शिशिर उठकर बैठ गया। तुम एक काम करो, यहाँ नहा लो, मैं भैया के कमरे में नहा लेता हूँ। वो अपने कपड़े निकालकर बाहर जाने लगा, तभी तृष्णा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ बीबी? मन नहीं भरा? शिशिर उसके नजदीक आ गया। तृष्णा ने अपना तौलिया उठाया और उसके ठुड्डी पर लगे सिंदूर को पोंछकर उसे मुस्कुराते हुए दिखाया। ओह ये, हाँ तो ठीक है ना, दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि मेरी बीबी मुझे कितना प्यार करती है। वो अपना माथा खुजाते हुए कहने लगा, फिर उसे जोर से गले लगाकर चला गया। तृष्णा हतप्रभ सी थोड़ी देर खड़ी रह गई। शिशिर फिर से दरवाजे से अंदर झांका। बीबी अभी के लिए इतना ही, बाकी का रोमांस रात के लिए बचा कर रखते हैं। जाओ जल्दी नहा लो। तृष्णा चौंक गई। बाहर झांक कर देखा तो वो जा चुका था। उसने भी अपने कपड़े निकाले और नहाने चली गई। नहाकर वो बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। तैयार होकर वो साड़ी पहनने लगी, पर उसे पल्लू में पिन नहीं लग रहा था। तब तक शिशिर भी कमरे में आ गया। दोनों एक दूसरे को देख ठिठक गए। सुनिए, आप थोड़ा मृणाल को बुला देंगे? ये साड़ी की पिन लगानी थी, मुझसे लगती ही नहीं है। तृष्णा ने वापस अपना ध्यान साड़ी पर देते हुए कहा, मैं कोशिश करूं। वो आगे बढ़ाया था। उसके हाथ से पिन लेकर वो पीछे से खड़े होकर लगाने लगा। तृष्णा की गर्दन पर उसकी सांसें टकरा रही थीं। उसने मदहोशी में अपनी आंखें बंद कर लीं। पिन लग चुका था, पर जैसे ही शिशिर ने आईने में तृष्णा के चेहरे को देखा, उसने उसे पीछे से ही खुद से चिपका लिया और उसकी उंगलियां उसकी गर्दन, कंधे और हाथों पर फिसलने लगे। शिशिर ने तृष्णा का चेहरा अपनी ओर घुमाने को हुआ कि मृणाल आधम की। ओहो, दिन दहाड़े रोमांस! हम नीचे आप लोगों का इंतजार करके सूख रहे हैं और आप लोग, उसने खिंचाई करते हुए कहा। तृष्णा जल्दी से अलग हो गई और शर्माती हुई बोली, हम तैयार हैं मृणाल, चलिए। ऐसे नहीं, दोनों पहले एक साथ खड़े होइए। मृणाल दोनों को साथ में लाते हुए कहा। ओहो, नजर न लग जाए किसी की। उसने फिल्मों की नकल करते हुए दोनों की बलैयां ले ली। मृणाल, अभी हो गया तेरा, या मार खाना है? शिशिर ने झुंझलाते हुए कहा। हे भगवान, भाई तो आज से ही पराया हो गया, पता नहीं आगे दिन कैसे गुजरेंगे। उसने नाटकीय ढंग से अपना हाथ दिल पर रखकर कहा, अभी बताता हूँ तुझे। शिशिर उसकी चोटी खींचने लगा। आ भैया, भैया माफ करो, अब नहीं करूंगी, माँ बुला रही है, जल्दी चलो। तृष्णा उनके नोक-झोंक का आनंद लेते हुए हंस रही थी। शिशिर मृणाल को छोड़ दिया और तीनों सीढ़ियों से उतरने लगे। पूरा परिवार माता रानी के दर्शन को जा रहा था। मंदिर पहुंचकर सासू माँ ने दोनों से पूजा की विधि करवाई। फिर सब वापस घर आ गए। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वापस आकर खाना खाकर सब सोने चले गए। मृणाल भाभी के लिए खाना कमरे में ही लेकर आ गई थी। वो खाना रखकर जा रही थी, फिर रुककर तृष्णा से बोली, अच्छे से खा लीजिएगा भाभी, रात के लिए जरूरत होगी। उसका मतलब समझ तृष्णा के गाल लाल हो गए। तृष्णा ने खाना खा लिया था। वो लेटकर शिशिर का इंतजार करने लगी, पर वो अब तक नहीं आया था। इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। शिशिर जब कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। वो भी आकर उसके बगल में ही सो गया और उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर दबा लिया। तृष्णा गहरी नींद में सो गई क्या? हम, आप कब आए? उसने उम्मीदे हुए ही पूछा। बस अभी, दरअसल कल सुबह सारे रिश्तेदार चले जाएंगे, तो उनके लिए कपड़े और मिठाई अलग करते देर हो गई। तुम नाराज तो नहीं होना? कहकर उसकी तरफ देखा तो पाया
तृष्णा फिर से गहरी नींद में सो चुकी थी और उसकी सांसें भारी हो गई थीं। वो मुस्कुराया और उसके माथे पर चुंबन देकर उसका हाथ थामे ही सो गया। सुबह शिशिर की नींद खुलती है तो वह तृष्णा को नहाकर आईने के सामने बैठकर तैयार होते हुए पाता है। रिवाज के मुताबिक उसे 11 दिनों तक नाक से सिंदूर, नथ, मांग टीका, चूड़ा और चुनरी पहनना था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शिशिर उसे निहारता रह जाता है। तृष्णा को एहसास होता है कि उस पर 2 आंखें टिकी हुई हैं। तृष्णा, यहाँ आओ। तृष्णा उसके पास जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर बैठा लेता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। आप नाराज हैं क्या मुझसे? शिशिर को तृष्णा की आवाज सुनाई दी, जो अब तक खोया हुआ था। नाराज क्यों? कल रात में मैं सो गई थी। आपकी अपेक्षाएं रही होंगी शादी की पहली रात को लेकर, पर मैंने बर्बाद कर दिया। हाँ, थी जरूर, पर त्रिस, ऐसा तो नहीं है ना कि हम फिर नहीं मिलेंगे? पहले हमारा मन जुड़ना जरूरी है। शरीर तो जुड़ ही जाएगा और जब भी हम एक होंगे वही हमारी पहली रात होगी। इसलिए मैंने इतना सोचा ही नहीं और तुम भी अब मत सोचो। तृष्णा अब भी चुप सी बैठी हुई किसी सोच में थी। कुछ कहना चाहती हो? जानते हैं, एक बार मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे चाचा चाची की जब शादी हुई थी तो चाची बस 16 साल की थी। चाचा जी रात को कमरे में आए और उन्होंने कोई बात नहीं की, बस बत्ती बंद की और शुरू हो गए। चाची डर गई थी। वो उनका विरोध करने लगी, पर चाचा जी ने उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें चिल्लाने से रोक दिया और जबरदस्ती उनके साथ। सुबह जब चाची देर तक नहीं उठी तो माँ उनके कमरे में गई। देखा तो चाची बिस्तर पर दर्द से तड़प रही थी। माँ ने जल्दी से उन्हें मदद कर उठाया और सहारा देकर बाथरूम में ले गईं। बिस्तर पर खून लगा हुआ था, जिसे उन्होंने बदल दिया। फिर चाची को थोड़ा मालिश कर दिया, जिससे उन्हें आराम मिला। मैं ये सुनकर बहुत डर गई थी। अच्छा, और तुम्हारे पापा, उनके बारे में कुछ नहीं कहा माँ ने? पापा, वो तो इतने सीधे सरल हैं कि माँ की हर इच्छा अनिच्छा में उनका साथ दिया है और उनसे बेहतर रोमांटिक इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। आज भी माँ गुस्सा होती है तो गाना गाकर उन्हें मनाते हैं। चाचा तो झगड़ा होने पर चाची को कभी कभी मारते भी थे, पर पापा ने तो कभी भूल से भी माँ पर हाथ उठाने की नहीं सोची। मैं तुम्हारे पापा से भी बेहतर रोमांटिक होकर दिखाऊंगा। अब इस बात पर जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे एक किस दो, कहकर उसके नजदीक जाने लगा। तृष्णा ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। पहले जाकर नहा लीजिए, मेरा रसोई पूजन है आज, और बाहर भाग गई। शिशिर वहीं थोड़ी देर लेटा रह गया। कोई नहीं बीबी, अभी भाग लो, रात को तो बस कोई बहाना नहीं चलने दूंगा, सोचकर वो भी नहाने चला गया। तृष्णा ने रसोई पूजन के बाद आज खीर बनाई थी। बहुत अच्छी तो नहीं बनी थी, पर शिशिर ने सबके सामने ही उसकी तारीफ की, जिसकी वजह से घर में सबको उसकी तारीफ करनी ही पड़ी। फिर सबने उसे पहली रसोई का नेक दिया। दोनों नंदे आज वापस ससुराल जा रही थीं। शिशिर नाश्ता करने के बाद उन्हें छोड़ने बाहर चला गया। जेठ और ससुर दुकान पर चले गए। वो सास और जेठानी घर पर रह गईं। तीनों ने गपशप करते हुए खाना बना लिया। दोपहर को सब खाना खाने आए, पर शिशिर का कहीं पता नहीं था। तृष्णा ने उसके इंतजार में खाना नहीं खाया। जब वह शाम को घर आया तो तृष्णा ने उससे देर से आने का कारण पूछा। उसने बताया कि वो अपने एक पुराने दोस्त के घर चला गया था, वहीं देर हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, खाना निकालती हूँ। तृष्णा ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। खाना? वो मुझे रास्ते में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और सब्जी की दुकान दिख गई तो वहीं खा लिया, अब भूख नहीं है। अब तृष्णा का गुस्सा बढ़ गया था। मैं यहाँ भूखी आपका इंतजार कर रही थी और आप दोस्तों के साथ कचौड़ियाँ उड़ा रहे थे। एक फोन करने की भी जरूरत नहीं समझी आपने। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुमने अब तक खाना नहीं खाया, चलो साथ में खा लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खा लूंगी अकेले। वो अपना खाना निकाल कर मुंह में लगभग ठूसने सी लगी और उसका गले में खाना फंस गया। वो खांसने लगी थी। शिशिर दौड़कर उसके लिए पानी ले आया और पिलाने लगा, साथ ही उसकी पीठ भी सहलाने लगा। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हुई तो शिशिर तृष्णा के आगे दोनों कान पकड़ते हुए कहा, माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल मैं भूल गया था कि मेरी शादी हो गई और घर में कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मैं अपना सैटेलाइट हमेशा ऑन रखूंगा, प्लीज मान जाओ। देखो, मैंने कान भी पकड़ लिए। तृष्णा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो अब शांत हो चुकी थी और अपना खाना आराम से खा रही थी। अच्छा सुनो, अब इजाजत हो तो मैं थोड़ा दुकान की तरफ चला जाऊं। जब तक यहाँ हूँ पापा को थोड़ी मदद मिल जाएगी। तृष्णा ने हाँ में सिर हिला दिया और शिशिर चला गया
रात को वापस आते हुए उसने तृष्णा के लिए फूलों का गजरा खरीद लिया। कमरे में पहुंचकर देखा तो तृष्णा ऊकर सी होकर बिस्तर पर सोई हुई थी और उसका हाथ अपने पेट को पकड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे वो किसी दर्द में हो। शिशिर घबरा गया। क्या हुआ त्रिस? उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। मेरा शुरू हो गया। पहला दिन है तो बहुत दर्द हो रहा है। शिशिर एक पल को कुछ समझ नहीं पाया, पर जैसे ही समझा वो हाथ के फूलों को एक तरफ रख जल्दी से एक गर्म पानी का पैक ले आया और उसकी कमर के नीचे रख दिया और उसे सीधा सोने को कहा। फिर उसके पास लेटकर माथे को सहलाने लगा। थोड़ी देर में तृष्णा को राहत महसूस हुई और वो सो गई। शिशिर उसे सोता देख कमरे से बाहर चला गया। खाना खाकर वापस कमरे में आया तो तृष्णा अभी भी सो रही थी। शिशिर उसका हाथ थामकर उसके ही बगल में सो गया। आधी रात को तृष्णा की नींद खुली तो शिशिर को अपने बाजू में सोता हुआ पाया। बिखरे बाल, भारी सांसें, वो बहुत ही प्यारा दिख रहा था। उसने बढ़कर उसका माथा चूम लिया। उसके चुंबन से शिशिर की नींद खुल गई। उसने उसकी तरफ प्यार से देखा। कैसा है अब दर्द? काफी बेहतर। थैंक यू और सॉरी, ये दोनों किस लिए? थैंक यू मेरे दर्द के निवारण के लिए, और सॉरी ये 4 दिन हम कुछ। शिशिर ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। तृष्णा, क्या मैं बीमार होऊंगा तो तुम मेरे लिए नहीं करोगी? पति पत्नी का तो रिश्ता ही है, साझेदारी का। और रही बात इन दूरियों की, तो तुम इतना क्यों सोच रही हो इस बारे में? मैंने कहा ना, वो मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है अभी, इसलिए इन दोनों ही शब्दों की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, अगर तुम्हें मन हो रहा है तो हम अभी भी सोच सकते हैं, शिशिर ने शरारत के साथ कहा। बदमाश! तृष्णा ने उसके सीने पर जोर से मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया। शिशिर ने उसके हाथ पकड़कर सीने पर ही दबा लिया और अपना होठ उसके चेहरे के नजदीक लाकर उस पर अपनी सांसें छोड़ते हुए धीरे से कहा। और ये किसने कहा हम अभी प्यार नहीं कर सकते? ये कहते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तृष्णा का चेहरा गर्म हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद शिशिर ने उसे छोड़ दिया और बिस्तर से उठ गया। तृष्णा की आंखें अब भी बंद थीं, पर उसे बिस्तर पर खालीपन सा महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिशिर फूलों का एक गजरा लिए उसके बालों की तरफ झुक रहा था। उसने उसके बालों में गजरा टांग दिया और उन्हें अपनी नाक से सहलाते हुए उसकी महक को अपने अंदर भर लिया। फिर उसकी कमर के नीचे रखे पानी की थैली, जो ठंडी हो चुकी थी, को निकाल दिया और बिस्तर पर लेटकर तृष्णा को हौले से अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। वो उसके बालों को सहला रहा था और साथ ही उसके कान और गर्दन में अपने दूसरे हाथ की उंगलियां घुमा रहा था। तृष्णा बहुत ही कांप रही थी। इस एहसास को वो समझ नहीं पा रही थी, पर उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसे शिशिर की आवाज सुनाई दी। तृष्णा, फिल्मों और कहानियों में प्यार करने का मतलब बस वही बताते हैं जो शारीरिक सुख से जुड़ा हो, पर सच्चाई इससे अलग होती है। ना तुम चाहोगी कि पहली रात में तुम्हारी वो स्थिति करूं जिसका डर तुम्हारे मन में बैठा है, और न ही मैं चाहूंगा कि हमारे मिलन की रात को मैं एक दुस्वप्न बना दूं। जानती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें उस प्यार का एहसास कराना चाहता हूँ। फिर आगे की सोचेंगे, ठीक है? हम तृष्णा ने जवाब दिया। उसकी बातें और उसकी उंगलियां उस पर जादू सा कर रही थीं। शिशिर हर लिहाज से तृष्णा के लिए उसके साथ खड़ा था। वो उसे अपने बहुत करीब महसूस कर रही थी। इस साथ से अधिक दोनों को ही इस समय एक दूसरे से कोई चाहत ना थी। तृष्णा और शिशिर एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की छुअन को महसूस करते हुए पूरी रात बिता देते हैं। इस तरह की एक दूसरे के साथ ये 4 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये उनका साथ में आखिरी दिन था। दोनों को अब एक दूसरे की आदत हो चुकी थी, पर उन दोनों की नौकरी 2 अलग शहरों में थी और उन्होंने शादी से पहले ही तय किया था कि तृष्णा वापस जाकर शिशिर के शहर में स्थानांतरण के लिए दूसरी नौकरी ढूंढेगी। उससे पहले वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज दोनों ही बहुत उदास थे। वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। तृष्णा समझ नहीं पा रही थी कि उस जैसी अलमस्त लड़की को क्या हो गया जो इस 6 दिन के रिश्ते के लिए तड़प रही है। सुबह सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग गए। शिशिर और तृष्णा कमरे में आ गए थे। वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और तृष्णा बाथरूम चली गई। वापस आकर देखा शिशिर अब भी उसी तरह बैठा हुआ था। तृष्णा उसके पास आ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ शिशिर?
हम मिलेंगे ना हर सप्ताह अंत में। प्लीज ऐसे उदास मत होइए, मुझे भी आपसे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। शिशिर ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को चारों तरफ से जकड़ लिया और उसके सीने में मुंह छुपाते हुए कहा, तो मत जाओ ना। और फिर उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखा। पर शिशिर, मेरी नौकरी? तृष्णा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। उसे शादी से पहले यही डर लगता था कि उसका होने वाला पति उसके काम को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाएगा। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। देखो, मेरे बस में होता तो मैं छोड़कर आ जाता, पर फिर ये सरकारी नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी मुझे। लेकिन मेरे शहर में सॉफ्टवेयर जॉब्स की कमी नहीं है और तुम अभी फ्रेशर हो, इतने अच्छे कॉलेज से हो, तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा मूव करना। ये बस मेरी सलाह और इच्छा है। पर अगर तुम्हें पसंद नहीं तो जो हमने सोच रखा है वही करेंगे। यकीन करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तृष्णा थोड़ी देर सोचते हुए इस ऑप्शन को तौलने लगी। शिशिर की नजर उस पर ही टिकी थी, उसके जवाब के इंतजार में। ठीक है, मुझे भी यही सही लग रहा है, पर अभी मैं वापस जाकर ऑफिस में त्याग पत्र दूंगी और उसके रिलीज करने के बाद ही वापस आऊंगी। सच में बीबी, तुम आ जाओगी मेरे पास? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा दूसरी नौकरी ढूंढने में, घर का काम, पढ़ाई, जो कहोगी। हाँ बाबा, आऊंगी। अब तो हंस दीजिए, तृष्णा ने उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। शिशिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो इस बात पर कहीं बाहर चलते हैं, वैसे भी तुमने ये शहर नहीं देखा है। तुम तैयार हो जाओ, कहकर वो बाहर चला गया। तृष्णा अब भी सोच रही थी कि उसने सही निर्णय लिया। फिर एक लंबी सांस छोड़कर वो तैयार होने चल दी। दोनों माँ को बताकर घूमने को निकल पड़े। शिशिर बहुत खुश था। वो उसे अपना बचपन का शहर, बचपन की गलियां दिखा रहा था। तृष्णा उसे खुश देखकर खुश हो रही थी, पर अब भी उसे अंदर ही अंदर अपना निर्णय कचोट रहा था। खैर, पूरा दिन बिताकर वो शाम को घर वापस आए। शिशिर उसे घर पर छोड़कर दुकान चला गया और तृष्णा फ्रेश होकर सामान पैक करने लगी। रात काफी हो गई थी, पर शिशिर अब तक नहीं आया था। तृष्णा ने उसे फोन लगाया, पर वो आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। घर पर सब खाना खाकर सोने चले गए। तृष्णा भी अपने कमरे में आ गई। वो बिस्तर पर लेटकर उसका इंतजार करने लगी और उसकी आंख लग गई। तभी उसे शिशिर के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तृष्णा झट से उठकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। अरे बीबी, तुम अभी तक सोई नहीं? अच्छा ही है, अब अच्छी बच्ची की तरह मेरे पास आओ। शिशिर की आवाज लड़खड़ा रही थी। क्या हुआ, वहाँ क्यों खड़ी हो? अच्छा रुको, मैं ही आता हूँ। शिशिर लड़खड़ाते कदमों से उसके करीब आने लगा। वो उसकी दोनों बाहें पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। तृष्णा डर से कांप रही थी। शिशिर के कपड़ों और मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो उसके चेहरे के और करीब आता गया। तभी तृष्णा ने पूरा जोर लगाकर उसे अपने से परे धकेल दिया और पीछे दीवार से चिपक गई। शिशिर बिस्तर पर गिर गया। वो फिर से उठने की हालत में नहीं था। उसके पैर हवा में ही लटके थे और वह अब भी कुछ बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर में वो सो गया। तृष्णा के लिए ये सब एक बुरे सपने के जैसा ही लग रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वो ही शिशिर है जिसे वो पिछले 6 दिन से जानती है, जिसने उसे हाथ पकड़कर प्रेम की राह पर चलना सिखाया, जिसने उसे दूसरों के बारे में सोचना सिखाया, जिसके लिए उसने अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया और अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई। उसका असली रूप ये है। वो वहीं नीचे बैठकर घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। तृष्णा रोते रोते अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचने लगती है। क्या माँ पापा को फोन करके बताऊं, उन पर क्या बीतेगी? वो सोच सोच कर और भी दुखी हो रही थी। पर नहीं, वो चुप नहीं बैठेगी। वो नहीं बर्दाश्त करेगी ये सब। जब वो आज ही ये दिन दिखा रहा है तो आगे आगे क्या होगा? कल सुबह ही माँ को सब बता दूंगी, ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। जैसे ही उसने रिश्ता खत्म करने का सोचा, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने शिशिर की तरफ देखा। ये पहला इंसान था जिसे उसने खुद के इतने करीब आने दिया। कैसे कर सका वो ऐसा? क्या उसे? तृष्णा अपने ख्यालों में गुम ही थी कि शिशिर की हा हा करके ठहाके मारने की आवाज सुनाई दी। वो उठ बैठा था और तृष्णा की तरफ देख रहा था। तृष्णा डर से दीवार से चिपक गई थी। देखा तो वो अब भी हंसी जा रहा था। वो बिल्कुल सदे कदमों से आकर उसके पास बैठ गया। त्रस, कैसा लगा मेरा मजाक? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, कहते हुए वह ताली बजाने लगा। तृष्णा अब भी स्तब्ध सी बैठी थी। क्या सच है क्या झूठ, वो समझ ही नहीं पाई। पर वो शराब की महक
वो मैंने एक शराब की दुकान से बोतल खरीद कर थोड़ा कुल्ला कर लिया और थोड़ा कपड़े पर डाल दिया और तुम बन गई बुद्धू। हा हा हा, ये मजाक था। इतना घटिया, छी। इतनी सी देर में मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया। ए बीबी, मुझे छोड़कर जाने का तो नहीं सोच लिया ना? कहते हुए शिशिर ने उसके हाथों को पकड़ना चाहा, पर तृष्णा उन्हें छुड़ाकर उसी हाथों से ताबड़तोड़ मारने लगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दिया था, और आप इतने पास आकर इतना बड़ा दर्द देने चले थे मुझे। वो अब भी उसे मार ही रही थी और रोए जा रही थी। शिशिर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे गले से लगा लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा नहीं करूंगा। मैंने तो बस मजाक करने की सोचा था, सोचा ही नहीं तुम इतनी गंभीरता से ले लोगी। मैं तो रात भर ये नाटक जारी रखने का सोचा था, पर तुम इतना रो रही थी कि मैं हार गया। तृष्णा उससे अब भी छूटने का प्रयास कर रही थी, पर शिशिर ने उसे कसकर जकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में वो थक कर शांत हो गई, तो शिशिर ने भी उसे उसकी बाहों को दोनों हाथों से पकड़कर उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने उसके आंसुओं को भरे गाल पर अपने होठ रख दिए। तृष्णा सिहर उठी। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने धीरे से पूछा। वही जो इन 6 दिनों में नहीं कर पाया। इजाजत है? उसके होठ अब उसके चेहरे पर घूम रहे थे। हम, पर इस शराब की बदबू के साथ नहीं। पहले नहा कर आइए। तृष्णा पर भी एक खुमारी छा रही थी, पर शराब की महक उससे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। क्या यार, रहने दो ना, कल नहा लूंगा पक्का। वैसे भी हरबंस राय बच्चन ने इसे शराब नहीं, मधु बताया था। तो मधु यामिनी की बेला में मधु से कैसी दूरी? वो उसकी गर्दन पर झुक आया था और उसकी बातों में शरारत झलक रही थी। तृष्णा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर कर दिया और उसकी ओर देखते हुए अपने हाथों को अपने सीने की तरफ मोड़ लिया। बिल्कुल नहीं, समझ लीजिए यही आपकी सजा है। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर हार कर बाथरूम चला गया। थोड़ी देर में नहाकर बाहर आया तो देखा तृष्णा ने एक छोटी सी मैक्सी, जिसमें से उसका हर अंग झलक रहा था, पहनकर बैठी हुई थी, जैसे उसे निमंत्रण दे रही हो। वो बिस्तर पर चला आया और उसके हाथों को थामकर कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर इसके होठों पर अपने जलते हुए होठ रख दिए। वे दोनों एक दूसरे के तन के नए आयामों का अन्वेषण करने लगे थे। आज रात पहली बार दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम के शब्दों और अनुभवों दोनों को स्वीकार किया था और जाना था कि समर्पण भी इतना सुखद हो सकता है। और आज पहली बार उस मधुयामिनी की बेला में खिड़की से झांकता हुआ चांद भी उनके पहले मिलन का साक्षी बना था। सुबह जब तृष्णा की नींद खुली तो शिशिर अभी भी गहरी नींद में था, पर उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उसने उसका हाथ हल्के से हटाया तो वो करवट बदलकर सो गया और वह बाथरूम चली गई। नहाकर आई तो शिशिर उठकर बिस्तर पर बैठा हुआ था। तैयार हो जाइए, 3 घंटे बाद ही हमारी फ्लाइट्स हैं और आपका सामान पैक कर दिया है मैंने। शिशिर उठकर उसके पास गया और सीने से लगा लिया। त्रिस, जब तक तुम्हें पूरी तरह नहीं पाया था तो लगता था कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर रह सकता हूँ, पर आज तुमसे दूर जाना असंभव सा लग रहा है। दीवाना बना दिया है तुमने मुझे। बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। जल्दी आ जाना प्लीज। तृष्णा यदि थोड़ी देर और उसके सीने से लगी रहती तो उसके आंसू निकल आते। आ जाऊंगी शिशिर, अब जाइए, उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। नहीं चाहती थी शिशिर उसे कमजोर पड़ते हुए देखे। फिर वो बाहर चली गई। जानता हूँ त्रिस, तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ, पर खुश हूँ कि तुम कमजोर नहीं पड़ी। वो अपना सिर झटक कर नहाने को चला गया। 1 घंटे के बाद दोनों कार से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। तृष्णा को शिशिर ने खुद से चिपका रखा था। एयरपोर्ट पहुंचकर दोनों ने चेक इन किया और बोर्डिंग एरिया में जा पहुंचे। शिशिर एक पल के लिए भी तृष्णा का हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसकी फ्लाइट पहले थी। कुछ देर में वो उसे गले लगाकर निकल गया। उसके जाते ही तृष्णा, जो अब तक खुद को रोके हुए थी, फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसके फ्लैट की भी उद्घोषणा होने लगी और वह थके कदमों से बोर्डिंग के लिए चली गई। कुछ देर में ही उसकी भी फ्लैट उड़ान भर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शिशिर के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगी। तृष्णा वापस आकर ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। जरूरी काम निपटाने के बाद वो माँ को फोन करती है और नौकरी छोड़ने के निर्णय को बताती है और उसकी राय पूछती है। उसकी माँ कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, तृष्णा,
तुम अब बड़ी हो चुकी हो, अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। बस बेटा, कोई ऐसा काम मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। प्यार और करियर में तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सोचकर फैसला लेना। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तृष्णा ने फोन रख दिया और सोच में पड़ गई। उसे भरोसा था खुद पर कि शिशिर के शहर में उसे नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हब है वो। उसने निर्णय लिया और त्याग पत्र ईमेल कर दिया। चूंकि वो एक फ्रेशर थी और ज्वाइन किए 6 महीने ही हुए थे, इसलिए उसे आसानी से रिलीज कर दिया गया और बस 10 दिनों का नोटिस पीरियड सर्व करना था। उसने शिशिर को फोन पर ये बात बताई। शिशिर एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, इसलिए अपनी खुशी ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाया, पर वो बहुत खुश था। उसने बाद में फोन करने को कहकर कॉल काट दी। तृष्णा भी फोन रखकर बाकी काम पूरा करने लगी। शिशिर वापस जाकर बहुत व्यस्त हो गया था। दिन भर ऑफिस का काम और रात में पीएससी की तैयारी, उसकी यही दिनचर्या थी। लेकिन हर रोज वो सुबह शाम तृष्णा को फोन करना नहीं भूलता था। उसकी प्यार भरी बातें तृष्णा के ऊपर जादू सा करती थी और वह जल्दी से जल्दी उसके पास उड़ जाना चाहती थी। खैर, ये 10 दिन खत्म हो गए थे। तृष्णा अपनी सारी ऑफिशियल औपचारिकताएं पूरी कर दोस्तों से विदा लेकर अपने सामान के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन आई और वो कुली की मदद से उसमें सामान लगाकर आराम से बैठ गई। ये रात की ट्रेन थी जो उसे दोपहर तक पहुंचाने वाली थी। इस बीच शिशिर के कई कॉल्स आ चुके थे। वो उसे लेने के लिए स्टेशन आने वाला था। तृष्णा खिड़की से बाहर झांकते हुए उस शहर को पीछे छूटते देखने लगी, जो 1 साल से उसका घर था, जहाँ उसकी बहनें रहती थी, जिनके यहाँ बेरोक टोक वो कभी भी अधिकार से जाती रहती थी। अब तो बस मेहमान की तरह ही आना होगा। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए सोचा। रात काफी हो चुकी थी। वो साथ में लाया हुआ खाना खाकर सो गई। सुबह उठी तो 8 बज रहे थे। फोन चेक किया तो शिशिर का संदेश पड़ा हुआ था। और इंतजार नहीं होता तरस, अब भी हमारे बीच 4 घंटे की दूरी है। तृष्णा के चेहरे पर उसके उतावलेपन को महसूस कर हंसी आ गई। वो उठकर फ्रेश होने चली गई। वापस आकर चाय वाले से एक चाय लेकर पी ली। नाश्ता करते हुए उसने शिशिर को फोन लगाया। उससे बातें करने के बाद वो समय काटने के लिए लैपटॉप ओपन करके एक फिल्म देखने लगी। करीब 12:30 बजे वो गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई थी। उसने अपना सारा सामान ट्रेन के दरवाजे के पास ही लगा दिया था और बाहर झांकने लगी। उसे शिशिर दिख गया था। ट्रेन रुकने के बाद वो उतरी और सामान उतारने लगी। शिशिर भी तब तक पहुंच गया और सारा सामान उतार लिया। फिर उसने इधर उधर देखा और तृष्णा को जोर से गले लगा लिया। तृष्णा शर्म से लाल हो गई। हे भगवान, ये इंसान कहीं पर भी शुरू हो जाता है। शिशिर तृष्णा की असहजता देखकर उसे छोड़ देता है। तृष्णा सामान उठाने लगती है तो शिशिर उसे सिर्फ उसका हैंडबैग देकर नाटकीय अंदाज में झुकते हुए कहता है, मैडम, आपका ये फ्री कुली आपकी सेवा में हाजिर है। कृपया आप कष्ट ना करें। और वो सारा सामान खुद ही उठाने लगता है। लेकिन ये बहुत सारा सामान है, आप अकेले कैसे उठाएंगे? ये आप ना सोचे मैडम, आप अपनी ऊर्जा कुछ और चीजों के लिए बचा कर रखिए, उसने शरारत से कहा। तृष्णा के कान उसकी बात सुनकर गर्म हो गए। शिशिर सच में सारा सामान खुद ही उठाकर आगे बढ़ने लगा। वो उसके पीछे पीछे लग गई। घर पहुंचकर शिशिर सारा सामान पटकता है और तृष्णा की तरफ मुड़कर उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लेता है। वो जैसे ही उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ता है, तृष्णा उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे रोक देती है और शरारत से कहती है, अरे पहली बार दुल्हन अपने घर आई है, ये क्या तरीका है स्वागत करने का? आरती उतारो, घर दिखाओ, ये नहीं कि आते ही शुरू हो गए। अरे वो भी कर लेंगे, पहले इनका रस तो चखने दो, इतने दिनों बाद मिला है। नहीं, अभी नहीं, मैं पहले घर देखूंगी, नहाऊंगी, खाना खाऊंगी, फिर कुछ और। वो भी आज पूरी शरारत के मूड में थी। हम शिशिर ने झुंझलाते हुए कहा, चलो। फिर उसने उसे घर दिखाया। 2 बेडरूम, किचन का खुला खुला सा फ्लैट था। फर्नीचर तो ज्यादा नहीं थे, पर सुंदर था। उसके बाद वो कपड़े निकाल कर नहाने चली गई। वापस आने पर देखा शिशिर खाना गर्म कर रहा था। हम तो जनाब खाना भी बना लेते हैं। सही है, वो प्रभावित हो गई। शिशिर खाना गर्म कर हॉल में ले आया और नीचे चटाई बिछाकर थाली लगा दी। तृष्णा ने खाना एक ही थाली में निकाल लिया। दाल, चावल और गोभी की सब्जी बनाई थी शिशिर ने। वो खाना खाने लगी। शिशिर हाथ रोके उसे ही देख रहा था। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, आप भी खाइए ना। तृष्णा ने उसे अपनी ओर देखते हुए पाया। शिशिर ने कुछ नहीं कहा, बस देखता ही रहा।
अब क्या चाहिए इस इंसान को? तृष्णा को समझ नहीं आया। फिर 2 पल में उसे समझ में आया और उसने उसे अपने हाथ का कौर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे शिशिर ने खुश होकर खा लिया। यार, तुम्हारे हाथ के खाने का मजा ही अलग है, अब तुम ही खिलाओ मुझे। वो सच में एक बच्चे की तरह उसके हाथ से खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद दोनों बिस्तर पर आ गए। देखो, अब घर देख लिया, नहा लिया और खाना भी खा लिया। अब तो पास आ जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना अच्छा खाना खाने के बाद अभी सोते हैं ना? तृष्णा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। बस बहुत हुई शराफत। शिशिर ने उसे पकड़कर उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और वो दोनों प्यार के सागर में साथ साथ गोते लगाने लगे। तृष्णा की नींद खुलती है तो देर शाम हो चुकी होती है। वो शिशिर को कमरे में नहीं पाती है। वो उठकर दूसरे कमरे में झांकती है। शिशिर कुर्सी पर बैठकर टेबल पर सर झुकाए पढ़ाई कर रहा था। तृष्णा उसके पीछे से उसके गर्दन के चारों तरफ दोनों बाहें घेर कर उस पर झुक जाती है। आप सोए नहीं? अरे उठ गई तुम? 1 महीने में ही परीक्षा है, बहुत पढ़ाई करनी है। बल्कि तुम भी पढ़ाई शुरू कर दो अपनी नौकरी के लिए। दोनों साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा केंद्रित हो पाएंगे। खैर, चाय बनाऊं? मैंने भी नहीं पी अब तक। आप पढ़िए, मैं बनाती हूँ। वो रसोई में चली जाती है। दोनों चाय पी रही होते हैं। तृष्णा पूछती है, खाना क्या बनाऊं? आज रहने दो, कल से बनाना। आज कहीं बाहर चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? तृष्णा एक सुंदर सा स्कर्ट और टॉप पहनती है। शिशिर उसे देखता रह जाता है। वो मैं क्या कह रहा था, आज बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके घर में ही कुछ अच्छा करते हैं ना? फिर से? नहीं, हम बाहर चल रहे हैं। तृष्णा ने उसका मतलब समझकर जल्दी से बाहर निकलते हुए कहा। दोनों मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं। तृष्णा ने शिशिर को पीछे से पकड़ा हुआ था। शिशिर बाइक चलाते चलाते बीच बीच में एक हाथ से उसके हाथों को प्यार से दबा देता था। तृष्णा को उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। शिशिर तृष्णा को एक झील के किनारे बने सुंदर रेस्तरां में ले जाता है। वहां वह खाने के साथ नजारों को भी एंजॉय कर रही थी। उस पर शिशिर का साथ एक अलग ही रंग भर रहा था। खाना खाकर वो झील के किनारे ही टहलने लगे, हाथों में हाथ और झील से आती हुई ठंडी हवा उस माहौल को और भी रोमांटिक बना रहा था। कुछ देर टहलने के बाद दोनों वापस घर की ओर चल दिए। शिशिर की सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो रोज सुबह उठकर दूसरे कमरे में जाकर पढ़ाई करता था। दूसरे दिन तृष्णा उठी तो उसे बिस्तर पर नहीं देखकर दूसरे रूम में चली गई और उससे पूछा, क्या नाश्ता बनाऊं? पराठे बना लो। वो फ्रेश होकर नाश्ता बनाने चली गई। बनाने के बाद शिशिर के लिए लंच पैक कर दिया। तब तक शिशिर भी नहा कर आ गया था और उसे नाश्ता निकालने को कहकर तैयार होने चला गया। शिशिर को नाश्ता अच्छा लगा। वो नाश्ता करके उसे पढ़ने को कहकर ऑफिस चला गया। तृष्णा भी नहाकर पूजा कर नाश्ता कर लेती है। तब तक काम वाली आ जाती है। वो उसे काम समझाकर पढ़ने बैठ जाती है और साथ ही नौकरी के लिए अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर रही थी और आवेदन भी कर रही थी। शाम को शिशिर वापस आता है और उसे पानी पूरी खिलाने को ले जाता है। रात को डिनर करके दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह तृष्णा उससे फिर नाश्ते का मेनू पूछती है और वह पराठे बनाने को कहता है। फिर से पराठे? तृष्णा चौंक उठी। अरे यार, 1 साल पहले हमारे पड़ोस में मेरे एक दोस्त की नई नई शादी हुई थी। उसके घर से हर सुबह घी के पराठे की खुशबू आती थी और साला एक दिन भी खाने को नहीं बुलाता था। तब मैं सोचता था, खाओ साले खाओ, मेरा भी एक दिन आएगा जब मेरी शादी होगी। और अब मेरा दिन आ गया, अब मैं भी रोज पराठे खाऊंगा। तृष्णा अपना सर पीटते हुए वहां से चली गई। उनके दिन कुछ ऐसे ही बीत रहे थे। शिशिर हमेशा आश्चर्यों से भरा होता था। कभी अचानक ऑफिस से जल्दी आ जाना, कभी उसे बाहर ले जाना, कभी ऑफिस से लंबे लंबे प्यार भरे मैसेज करना, ये सब उसकी आदतों में शुमार था। कभी कभी वो उसे खाना पैक करके रखने को कहता और अचानक उसे पिकनिक के लिए ले जाता, जहाँ प्रकृति के बीच बैठकर वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। घर पर रहते हुए भी जब वो रसोई में काम कर रही होती तो अचानक से पीछे से उसे गुदगुदी कर या गर्दन पर किस करके भाग जाता था। कभी आधी पकी सब्जी का गैस बंद कर जबरदस्ती गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता था और उसके रोम रोम में अपना प्रेम भर देता था। कभी सुबह सुबह वो सो रही होती थी तो बिस्तर पर ही उसके लिए चाय बनाकर ले आता था और उसे प्यार से उठाता था। कभी वो छुट्टी के दिन तृष्णा को रसोई में घुसने ही नहीं देता था और खुद खाना बनाने लगता था। ऐसे ही कितने ही तरीकों से वो व्यस्त जिंदगी से प्यार के छोटे छोटे पल चुरा कर उसमें रंग भरना अच्छे से जानता था। तृष्णा भी उसके साथ बहना सीखने लगी थी और उसे पता ही नहीं चला कि शिशिर कब उसके दिल की गहराइयों में उतर गया।
तृष्णा और शिशिर की शादी को 1 महीना पूरा हो गया था, पर शिशिर ये सेलिब्रेट करने के लिए उसे कहीं बाहर नहीं ले जा पाया, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उसकी परीक्षाएं थीं। तृष्णा ही बाहर से केक और गुब्बारे लाकर घर पर ही उसके साथ ये खुशी मनाती है। उस रात डिनर के बाद शिशिर कमरे में पढ़ने चला जाता है। थोड़ी देर बाद तृष्णा को उसकी जेठानी का फोन आता है। वो उसे शादी का 1 महीना पूरा होने की बधाई देती है। फिर उससे कहती है कि खुशखबरी सुनाने में देर ना करें। वैसे भी शिशिर की शादी काफी देर से हुई है। तृष्णा इसके लिए तैयार नहीं थी। अभी अभी तो शादी हुई थी। वो पहले अपना जॉब लेकर एक मुकाम हासिल करना चाहती थी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और जरूरत पड़ने पर अपने माँ पापा का सहारा बन सके, वैसे ही जैसे एक बेटा करता है। उसे ये भी लगा कि ये उसका और शिशिर का फैसला होना चाहिए, इसलिए उसने साफ कह दिया कि उसने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। इसके बाद थोड़ी देर और बात करके फोन काट देती है, लेकिन वो डर गई थी। वो भले ही 25 साल की युवती थी, पर घर में सबसे छोटी बेटी होने के कारण वो हमेशा लाड़ में पली थी। शाम को शिशिर वापस आता है तो वो फोन पर बातें कर रहा होता है। मालूम पड़ा वो सास से ही बात कर रहे थे और बातों की दिशा भी बच्चे की तरफ ही थी। शिशिर बस हाँ हूँ किए जा रहा था। तृष्णा को लगा वो भी सास की बातों से इत्तेफाक रखता है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा, और वो भी घबरा जाती है। अपनी घबराहट छुपाने के लिए रसोई में चाय बनाने चली जाती है। शिशिर बातें खत्म कर फोन काटता है और कपड़े बदलने चला जाता है। वापस आकर वो तृष्णा के हाथों से चाय ले लेता है। उसका ध्यान उसके चेहरे पर पड़ता है, जो मुरझाया हुआ सा लग रहा था। क्या हुआ तृष्णा? उसने प्यार से पूछा। आप माँ से बच्चा प्लान करने के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं अभी नहीं तैयार हूँ। मैं तो अभी खुद बच्ची हूँ, दूसरे बच्चे को क्या संभालूंगी। वो लगभग रो ही पड़ी थी। तो ठीक है, अभी नहीं करेंगे, जब तुम तैयार होगी तब करेंगे, उसने शांत स्वर में कहा। तो आपने माँ को कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे लगा आप भी उनसे सहमत हैं और आपको भी बच्चा अभी ही चाहिए। शिशिर उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर गले से लगा लेता है। हाँ, ये सच है कि मुझे भी बच्चा चाहिए, पर वो हम दोनों की आपसी सहमति से प्लान करेंगे, किसी और के दखलंदाजी से नहीं। और जहाँ तक माँ से कुछ कहने का सवाल है, तो वो उस जमाने से हैं जब शादी के बाद अगला कदम बच्चा ही होता था। वो हमारी बात नहीं समझ पाएंगी और मैं सीधा मना करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बात से हमारे निर्णय पर कोई असर नहीं होगा, इतना भरोसा रखो मुझ पर। इसलिए माँ क्या कहती है, भाभी क्या कहती हैं, इन बातों को दिल से निकाल दो। तृष्णा के दिल से मानो एक बोझ उतर गया था। उसने जोर से शिशिर के गिर्द अपनी बाहें कस दी। तो पत्नी जी, सारी शंकाओं का नाश हो गया हो तो अपने पतिदेव को खाना खिला दो। बहुत भूख लगी है और रोमांस से पेट भरेगा नहीं, इसलिए उसे रात के लिए ही रहने देते हैं। तृष्णा खिलखिला पड़ी। अभी लाती हूँ, उसने उठते हुए कहा। शिशिर ने वापस उसे अपनी ओर खींचकर उसके होठों को छूते हुए कहा, ऐसे ही हंसा करो, जो भी दुविधा हो मन में रखने के बजाय बेझिझक कहो। ओके ओके बॉस, कहकर तृष्णा रसोई में चली गई। कुछ दिनों के बाद शिशिर की परीक्षाएं खत्म हो गई थी। उन दोनों ने शिमला जाने का कार्यक्रम बनाया। वहां से लौटकर आने के बाद तृष्णा जी जान से अपनी पढ़ाई में लग गई और इंटरव्यूज देने लगी, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती थी कि उसे अब तक नौकरी नहीं मिल पाई थी। इस तरह से 1 साल निकल गया। उस पर शिशिर का ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया था। ऑफिस के काम से अक्सर दूसरे शहरों में जाने लगा। अकेलेपन और नाकामयाबी की वजह से तृष्णा डिप्रेशन में रहने लगी थी। कभी सिर दर्द से परेशान, तो कभी यूं ही बैठे बैठे रोना। उसने कहीं बाहर जाना भी छोड़ दिया था। शिशिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, क्योंकि उसने ही उसे नौकरी छोड़ने की राय दी थी। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता, उससे कहता कि उसके पास जो भी है सब उसका ही है और वो उसे जैसे चाहे जिस पर चाहे खर्च कर सकती है। लेकिन उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत और सपने जाया होते दिख रहे थे, जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका डिप्रेशन देखकर एक दिन शिशिर ने उससे कहा, तुम वापस अपनी पुरानी कंपनी में क्यों नहीं अप्लाई करती? वो चौंक गई। शिशिर, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ये नौकरी छोड़ी थी। आप क्या रह लेंगे मेरे बिना? त्रिस, जब हम तुम्हारी नौकरी छोड़ने को राजी हुए थे तो लगा नहीं था कि इतनी मुश्किल होगी। अब जब हो रही है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तकलीफ तो होगी,
पर तुम्हारे सपने टूटने की तकलीफ से कम होगी। मैं खुद को तुम्हारा बंधन नहीं बनने दे सकता, और तुम चाहे कहीं भी जाओ, तुम्हारे पतंग की डोर तो मेरे ही हाथ में ही होगी ना। फिर हर सप्ताहांत में हम मिलेंगे ही, तब इस दूरी की सारी कसर निकाल लूंगा और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तृष्णा शिशिर के इस बड़प्पन के आगे नतमस्तक हो गई थी। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। तृष्णा ने अपनी पुरानी कंपनी में फोन किया और वो उसे वापस लेने को तैयार हो गए। वो खुश थी। उसके सपने वापस उड़ान भरने वाले थे, पर कहीं ना कहीं शिशिर से जुदाई का गम कचोट रहा था। शिशिर जाने किस मिट्टी का बना था कि वो उसे अपना दर्द दिखता ही नहीं था, बस उसे खुश देखकर खुश था। शिशिर के घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे डांटा, यहाँ तक कि पागल तक कह दिया। पर उसने यही कहा कि हम दोनों का फैसला है और किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। 10 दिन बाद ही तृष्णा को ऑफिस ज्वाइन करना था। जैसे तैसे दिन नजदीक आ रहे थे, वो कमजोर पड़ती जा रही थी। जाने की आखिरी रात उन्होंने बस एक दूसरे की बाहों में ही काट दी। अगले दिन शाम को उसकी ट्रेन थी। शिशिर उसे स्टेशन छोड़ने आया। तृष्णा के आंसू ही नहीं थम रहे थे, बस शिशिर ने अपने चेहरे पर मुस्कान चिपका रखा था। ट्रेन पर उसे बिठाकर वो नीचे उतर गया और खिड़की से उसे देखने लगा। तभी ट्रेन ने सीटी दी और आगे बढ़ने लगी। तृष्णा का दिल जैसे पीछे छूट रहा था। वो शिशिर को पीछे छूटते हुए देखती ही रही। वो वहीं खड़ा रह गया था। उसके आंखों से ओझल होते ही तृष्णा अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।